एक तरफ जहां भीषण गर्मी जारी है तो वहीं गर्मी के दिनों में आगजनी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको पहले 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली, नोएडा, मानेसर, गुरुग्राम, सोनीपत और चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात को तो समझ ही सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। थोड़ी सी लापरवाही कई बार जान पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर वजीराबाद पुस्ता डेयरी पर दिल्ली पुलिस के गाड़ियों के डंपिंग यार्ड्स में भीषण आग लग गई। डंपिंग यार्ड में रखी 125 कारें और 175 दुपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। नोएडा के सेक्टर 100 की ब्लू वर्ड सोसाइटी में भी एसी में एकदम से ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था, कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन गुरुग्राम के मानेसर में एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं गुरुग्राम के ही एक और जगह पर इस तरह से आग लगी है, जहां पर तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे अफरा तफरी का एकदम माहौल सा बन गया। उद्योग विहार है ये जगह का नाम, जहां फैक्ट्री में आग लग गई थी। सोनीपत की बात कर ले तो यहां कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बर्तन बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोग वहां पर परेशान हो गए। तो देखिए, गर्मियों के दिनों में आगजनी की घटनाओं से आप कैसे बच सकते हैं, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसके लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं एसके डेरी जी, दिल्ली के पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं। डेरी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है वैसे वैसे आगजनी की ये घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। फिर किसी कंपनी में आग लग रही है, किसी घर में आग लग रही है, कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है, अलग अलग कारण रहते हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो सर आपसे ये समझना हम चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ कैसे जाती है? क्या इसके पीछे हमारी ही कोई लापरवाही होती है? मैं आपको इस बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि ऐसे क्यों होता है। पहली बात तो दिल्ली कोई समुद्र के किनारे पे नहीं है जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल काफी ऊंचा होगा। अगर आप कलकत्ता देखें, बॉम्बे देखें, मद्रास देखें, तो वहां पे समुद्र का किनारा होने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल काफी ऊंचा होता है, जिसकी वजह से जल्दी से आग लगती नहीं है। यहाँ तक दिल्ली का सवाल है, अगर मोमेंट जिस टाइम टेम्परेचर 42 से क्रॉस करता है और इलेक्ट्रिकल लोड जो है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद जितना लोग इलेक्ट्रिकल लोड इंस्टॉलेशन पे लोड डालेंगे उसमें कहीं ना कोई गलती होने की वजह से आग लग जाती है। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि हर आग जो है शुरुआत में एक छोटी सी आग होती है जो शायद एक गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। लेकिन हर आदमी का ये सोचना कि अब आग लगी है, फायर ब्रिगेड आएगा, वही बुझाएगा, ये बड़ी गलत सोच है। और जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक मेरा ख्याल है ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन कितना है और किस लोड पे आप ऑलरेडी अपने सारे अप्लायंसेस वगैरह लगा के काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज छोटी छोटी देखनी पड़ती है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कभी इवैल्यूएशन नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, 60% फायर हिंदुस्तान के अंदर बिजली से लगती है। आप दिल्ली में देखिएगा, मैं आपको इसकी उदाहरण देता हूँ। अगर पिछले साल इसी महीने के अंदर मई के महीने में देखा जाए तो 1400 कुछ आगे लगी थी और आज की तारीख पे 2900 फायर अभी तक हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो आप हिसाब लगाइए कि कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई जो फायर है, करीब करीब डबल के करीब पहुंच गई है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, धड़ाधड़ बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने के पीछे भी ये है कि दुनिया भर के पेड़ कटे हैं, सब कुछ ग्रीनरी हटाई जा रही है, जिसकी वजह से ये तापमान बढ़ता जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से सारा कुछ होता जा रहा है। उसका असर हमको जल्दी देखने को मिला है, शायद यूरोप वाला को कम मिलेगा और हमको ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में सर हमें क्या करना चाहिए? एकदम से अगर आग लग गई है, मतलब फायर ब्रिगेड तो हर किसी के दिमाग में आता है कि अब फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाए ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन उससे पहले अपने एंड पर लोगों को क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है उनके द्वारा? सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जब गर्मियां शुरू होती हैं उससे पहले अपने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को सारे को एक दफा चेकअप करा लीजिएगा। दूसरा, उसके बाद यह है कि छोटा मोटा
पानी वानी का इंतजाम रखें या रेत का इंतजाम रखें, आग लगती है तो तुरंत उसी पे डाल के आप लोग खुद आग बुझा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एयर कंडीशनिंग की सर्विस नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपने चला दिया और वो फट गया, जैसे कि कल एक अपार्टमेंट के अंदर हुआ है नोएडा के अंदर, कि एसी का जो कंप्रेसर था वो ब्लास्ट हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जिनका इतना आराम रहता है हमको अपनी जिंदगी के अंदर, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम वो सही सलामत चलती रहेंगे तो कोई आग की दुर्घटना नहीं हो। और जहां तक आदमियों का सवाल है, उनको अपने आप को प्रिपेयर रहना चाहिए कि बगैर कोई खतरा किए अपने ऊपर लिए हुए अगर आग पे काबू पा सकते हैं तुरंत आग पे काबू पाए, और उसके साथ साथ बाकी लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहें। क्योंकि कई दफा ये सोचते हैं आदमी कि कोई बात छोटी मोटी आग भी बुझ जाएगी या फायर ब्रिगेड आएगा, लेकिन आग जो है हर 1 सेकंड के अंदर 4 गुना बढ़ती जाती है। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक वो कहीं की कहीं निकल जाएगी। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ आग से बचाव के दंड जो है वो आप फॉलो करें, और उसके साथ साथ कोई आग बुझाने के यंत्र छोटा मोटा एक्सटिंग्विशर, नहीं तो पानी की बाल्टी, रेत की बाल्टी, ये अपने घर में जरूर रखें ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो तुरंत उस पर काबू कर सकें। इस गर्मी के मौसम में सर लोगों को अगर थोड़ी राहत मिलती है तो ये बिजली के उपकरण एसी हो गया या कूलर हो गया, इन्हीं सबसे मिलती है राहत। तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा एसी का इस्तेमाल करते भी हैं, और हम देख भी रहे हैं अभी नोएडा की, जैसे आपने बात की है कि नोएडा में एसी ब्लास्ट हो गया जिस वजह से आग लग गई। लोगों को इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए जिससे वो खुद भी सेफ रहे और कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर? मैंने पहले कहा कि जहां तक अपना इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन है आपका, अगर वो आपका टोटल इलेक्ट्रिकल लोड सैंक्शन विद इन रेंज में है, जो आपको सैंक्शन है और जो आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम है, तो कोई आग की संभावना नहीं होगी, कोई लूज शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए अप्लायंसेस के अंदर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 60% आगे हिंदुस्तान के अंदर बिजली से लगती है, तो इसको तो हम बहुत हद तक घटा ही सकते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं आपके घरों के अंदर, उसके साथ आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन उसका देखभाल करना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की, और जहां तक एसी लगे हैं तो एसी गर्मी के लिए ही लगे हुए हैं, कोई सर्दी के लिए तो लगे हुए नहीं है, और एसी को तो चलना ही चलना है। आपको ये देखना है कि आपका जो सैंक्शन लोड है उसी के अंदर एसी चल रहा है या उससे आपके पास लोड कम सैंक्शन है। अगर ये ऐसा किस्सा होता है कि अगर आपकी कैरिंग कैपेसिटी 50 kg की है और आप 70 kg 80 kg वजन उठा के चलेंगे तो गिरेंगे कहीं ना कहीं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग का भी यही हाल है कि अगर उसको 5 किलोवाट का लोड है तो 5 के ऊपर 5 साढ़े 5 तक ये अलाउ करेगा, लेकिन अगर हमने 11 किलोवाट का लोड डाल दिया तो नेचुरली है कि वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो फेल हो जाएगी और उसमें आग लग जाएगी। इसलिए हमको सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को संभालना चाहिए। जी, ये जो एसी वाला मैटर है, इसी पर मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहती हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से एसी को इस्तेमाल करना है, क्या मतलब उसकी सर्विस करवाना कितना ज्यादा अहम रोल प्ले करता है ये आग लगने वाली जैसे सिचुएशन में, या कई लोग होते हैं जो 18 पर एसी चला रहे होते हैं 18 रूम टेम्परेचर पर, वो किस तरीके का रोल प्ले करता है? तो कैसे लोगों को एसी चलाना चाहिए, जागरूक होना बड़ा जरूरी है लोगों के लिए। ऐसा है कि रूम जिस जगह पे कंफर्टेबल हो, चाहे 22 में हो या 23 में हो, अगर रात को आप एसी ऑन करके सो जाते हैं तो आप उसमें टाइमर लगा दीजिएगा। कम से कम अगर 25 या 27 से टेम्परेचर पे आप उसको ऑन करके रखते हैं तो जिस समय कमरे का टेम्परेचर 27 से ऊपर होगा तभी वो एसी चलेगा, अदरवाइज वो एसी नहीं चलेगा, स्विच ऑफ होता रहेगा। जब टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ऑटो सिस्टम लगा हुआ ऑलरेडी। तो अगर उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एसी के ऊपर भी इतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट एसी चले और उसके बाद आधा घंटा बंद रहे, क्योंकि टेम्परेचर नीचे हो जाएगा तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको ऑटो पे नहीं रखेंगे और आपने जबरदस्ती चला के रखा तो कंप्रेसर पे भी जोर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पे भी जोर पड़ रहा है, तो उसको इस तरीके से रखें ताकि उसका इस्तेमाल भी होता रहे और लोड भी ना पड़े। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और यही बात हम बार बार अपने दर्शकों को समझाना भी चाहते हैं, उनको बताना भी चाहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट जो होती है इसके पीछे की क्या वजह होती है, खुद हम कैसे जागरूक रहकर इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि ज्यादा लोड चीजों पर ना पड़े। ये तो वो वाली बात रही जो हम अपने एंड से कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या अपने दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, तो उस दौरान फिर लोगों को क्या करना चाहिए? उस दौरान उस सिचुएशन में उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है, उनको सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए?
सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जितने इंसान हैं उनको बाहर निकाल लीजिएगा और कमरे को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आग बढ़ेगी नहीं। अगर आपने उस कमरे को बंद कर दिया, किसी तरीके से हवा अंदर नहीं जाने देंगे, तो कम से कम अंदर धुआं का धुआं रहेगा और जब फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो आराम से दरवाजा खोल के फिर उसको आग को बुझा लेंगे। लेकिन अगर आप सारी तरह दरवाजे खिड़कियां खुली करनी शुरू कर देंगे धुएं को हटाने के लिए और वहां से फ्रेश एयर अंदर आती जाएगी तो आग फैलती जाएगी और सारे आपके देखते देखते ही सारे काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जिस जगह पे हो उसके कंपार्टमेंट के अंदर, उसी अगर बेडरूम में है तो बेडरूम को बंद कर दीजिएगा, कोई खिड़की दरवाजे खुले ना रहे ताकि उसमें से धुआं, उसमें जो हवा है बाहर से ना आ सके और आग को बढ़ावा ना मिले उसके। लेकिन अगर आप उसको बंद नहीं करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत करते हैं, क्योंकि धुआं एक जगह से सारी जगह घूमता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए, लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जागरूक करने के लिए, क्योंकि देखिए गर्मियों का ये समय है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। सिरसा में तो पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। बात हिसार की अगर कर लें तो यहां पर आसमान से जैसे आग बरस रही है। आखिर तापमान इतना क्यों बढ़ रहा है और मॉनसून पर इसका क्या असर होगा? HAU के मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है, आपको जरा सुना देते। हमारे साथ HAU के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदनलाल खीचड़ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सीधी सीधी बात यही कि लगातार जो ये ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतना बढ़ने का कारण क्या है? नहीं, 15 मई के बाद में हरियाणा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी तापमान देखा जाए तो 46.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हम जो जितने भी राजस्थान के आसपास के ज़िले हैं, चाहे सिरसा है, चाहे हिसार है, फतेहाबाद है, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी, सभी ज़िलों में तापमान ज़्यादा है। लगभग हरियाणा में यही इस एरिया में तापमान 44 से लेकर 48-49 डिग्री तक है और जो उत्तरी हरियाणा है उसमें भी तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। 15 तारीख से लेकर आज 16 और 17 दिन हो गए हैं, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी क्योंकि राजस्थान से जो पश्चिमी हवाएं आती हैं, खुश्क और गर्म हवाएं, उनके कारण में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं था तो उसी वातावरण में नमी भी कम थी। यदि 1-2 बार छिटपुट बूंदाबांदी छिंटे पड़े हैं, वो लोकल क्लाउड्स डेवलप हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी से, उसके कारण थे। परंतु अभी आने वाले टाइम में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ है तो कमज़ोर, वो भी पश्चिमी, जो आज देर रात के बाद में या कल से वो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 1 और 2 तारीख को कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी, परंतु 3 तारीख को उसकी सक्रियता बढ़ेगी और 3 जून को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, 1 से 3 जून के बीच में। और 4 को उसका प्रभाव उत्तरी हरियाणा में तो कुछ एक जगह पर होगा, परंतु बाद में वो सक्रियता उसकी कम हो जाएगी। तो 1 से 4 जून के बीच में इस तापमान से, उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 4 से 5 डिग्री तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। जो अभी 46 और 47 डिग्री टेम्परेचर है वो 40-41 डिग्री पर आ जाएगा। मानसून की बात करी जाए, दस्तक कब तक होती है, कब तक उम्मीद? हाँ, मानसून के जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग जो IMD है, देश की नोडल एजेंसी है, उसने पूर्वानुमान जारी किया है कि आज 31 तारीख के आसपास केरला हिट हो जाएगा। ऐसी संभावना है। केरला में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है उस क्षेत्र में। आज उम्मीद है कि आज केरला हिट हो जाने की संभावना है और उसके बाद में अपने, क्योंकि उसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मानसूनी आती है तो हमारे ज़्यादा अरब सागर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो उसमें यह है कि 20 जून के आसपास प्री मानसून बारिश की संभावना बन रही है। 20 जून के बाद में अपने मानसून आने में क्यों थोड़ा टाइम लगता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह के आसपास हरियाणा में मानसून सक्रिय हो जाता है। किसानों के लिए क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे इस मौसम के बदलते मिजाज के मद्देनजर? किसान भाइयों को यह है कि अभी जो बारिश आगे संभावना बन रही है 3-4 दिनों तक, तो ये तापमान में तो गिरावट कर देगी, क्योंकि फसलों के जो नरमा कपास है उसकी जर्मिनेशन पर भी, अंकुरण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है और सब्जी और फलदार पौधों में पानी की डिमांड बढ़ी है। और अभी भी ऐसा है कि अभी किसान भाइयों का 4-5 दिन में तापमान कम हो जाने के कारण फसलों में उत्पादन, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और कहीं मान लो छिटपुट बारिश कम हो जाए तो वो उसके किसान भाइयों को ये है कि आगे भी तापमान में फिर दोबारा बढ़ोतरी देखेंगे, तो उसमें हल्की सिंचाई करते रहें और फसलों को लू से, गर्म हवाओं से बचाने का प्रयास करें। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।
दिल्ली के सीताराम बाजार इलाके में पानी की कमी से परेशान होकर महिलाओं ने खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने कहा है कि वो खरीदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। पानी खरीदने के लिए भी दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं। स्थानीय महिलाओं के मुताबिक बीते 1 महीने से उन्हें पानी की कोई सप्लाई नहीं हो रही है, जिस वजह से वो काफी परेशान है। सीताराम बाजार ये पुरानी दिल्ली का इलाका, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टैंकर भी नहीं आता और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी होती है। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आज 1 महीना हो चुका है, हम एक एक बाल्टी के एक एक डब्बे के लिए परेशान हो रहे हैं। घर में बच्चे हैं, बड़े भी हैं, हर कोई इतना परेशान हो रहा है कि हम बता नहीं सकते आपको। पानी के लिए हमें पानी चाहिए, हमारी सारी महिलाएं इसलिए खड़ी है। हम हमारा सारा काम छोड़ के अपना घर बार सब कुछ करके ऐसी धूप के अंदर, हम इतनी गर्मी के अंदर हम खड़े हैं, तो हमें पानी की देने की कृपा करें बस। आज कितने ही महीने हो चुके हैं हमें पानी के लिए परेशान, साल भर हो जाएगी हमारे को तो पानी पिए। हम किस से मांगे पानी? कितना पैसा पानी में बर्बाद करें? हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, ये बताओ हम। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों की पानी की समस्या, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सभी घरेलू महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है एक दूसरे पर आरोप, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय पानी का संकट जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी की वजह से लोगों को किल्लत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो भी बहुत गंदा आता है, और इसी को लेकर जो लोगों की नाराजगी अब देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ पानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जल ही जीवन है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद जब पानी का संकट है तो कहावत है कि एक करेला वो भी नीम चढ़ा, तो इनके साथ दोहरी मार इस समय दिल्ली वालों को पड़ रही है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। पहले भी हम लोगों ने न्यूज में मतलब यहाँ पे प्रदर्शन करा था इस इलाके में, और देखा जाए तो अब 1 महीने से तो हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। जिन लोगों के यहाँ पर बोरिंग है, लोगों को उनका मुंह ताकना पड़ता है, वो भी बिजली के बिल की वजह से फिर वो नहीं देते हैं पानी। और जो पानी यहाँ से बोतलों से मंगाया जा रहा है वो दून पैसे मिल रहा है। जो पर पीने का पानी तो इंसान मंगा लेगा, पर इंसान नहाएगा धोएगा कैसे करेगा पानी, जब पानी आ ही नहीं रहा। अगर पानी किसी के आ भी रहे हैं तो मोटर चलाने पे किसी के सीवर के पानी खींच रहे हैं, किसी के गंदे पानी आ रहे हैं। मतलब पानी की या तो सप्लाई नहीं आ रही है कि सीवर के पानी खींच रहे हैं, तो गंदा पानी पीने के लोग तो जुगाड़ कर ले रहे हैं, कहीं से खरीद ले रहे हैं महंगे पानी, लेकिन बाकी कामों के लिए कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ सड़कों पे आ गए हैं सब लोग कि हमें पानी चाहिए। जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम पानी कम दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि कम ही दो, लेकिन दो तो। पानी की बहुत परेशानी हो रही है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए हम सड़क पे आए हैं। और पानी सबके लिए चाहिए। बच्चे छोटे छोटे बाहर से खरीद के कितना करें, बाहर से पी तो लेंगे खरीद के, और बाकी काम तो नहीं होंगे बाहर के खरीदे पानी से, तो इसलिए पानी की बहुत परेशानी है, पानी चाहिए। मोटर चला रहे हैं, बार चला रहे हैं, तो सीवर का पानी खींच के ला रहा है, उससे कुल्ला भी कर रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ तो अभी 8 दिन एडमिट रह के आएंगी उस गंदे पानी की वजह से। और आप ये देखिए, और पानी नहीं आने के बाद 3 महीने से मेरे घर में बिल आया है पानी का। जब पानी नहीं है तो कैसे है? और कपड़े भी धोने हैं, जब गंदे पानी से कपड़े धोए हैं तो इन्फेक्शन होने का मतलब पूरी शरीर में एलर्जी तक हो चुकी है। जल ही जीवन कहते हैं और जल ही पानी देते नहीं है। जल के कारण ही, इस पानी की कमी के कारण बच्चों का भी जीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चे मिनट में पानी मांगते हैं, बताओ पानी कहाँ से लाएं? उत्तर भारत में भीषण गर्मी का अटैक जारी है और गर्मी की मार से जहां लोग बेहाल है, इसका असर पशुओं और पशुपालकों पर भी पड़ रहा है। बात पलवल की अगर करें तो यहाँ हीट वेव के चलते पशुओं में डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ गई है। दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी को लेकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हिदायत दी गई है कि पशुपालक पशुओं को खुले में ना छोड़ें। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए बाड़े के अंदर ठंडी हवा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पशुओं को समय समय पर ठंडे पानी से नहान और संतुलित आहार देने की सलाह दी गई है। गर्मी तो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई साहब। पशुओं की अगर बात करें, हम जैसे डेयरी फार्म कर रहे हैं तो पशुओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, कूलर की, पंखे की, छिड़काव भी बार लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी पशुओं ने 2-2, 3-3 लीटर दूध देना कम कर दिया है। जो 15 लीटर दूध देती थी वैसे वो 12 लीटर दे रही है, 12 वाली 10 पे आ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कई बार दस्त वगैरह लग जाते हैं, और कृमि वगैरह छोटे वो इस गर्मी में ज़्यादा पैदा होते हैं तो उनको
वो भी कीड़े भी हो जाते किस तरह से हैं, बचाएं जुएं चीज हैं। उनको बचाने के लिए हम उनको बार बार पानी दिखाते हैं, दिन में 4 से 6 बार। एडवाइजरी जारी करी है कि जैसे पशुपालकों को ये बताया गया कि इस जो हीट वेव्स आने वाले मौसम में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सभी पशुपालकों से पहले तो ये निवेदन है, टेम्परेचर को मौसम को देखते हुए एक तो पशुओं को अपने खुले में बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे गहरे वृक्ष हों जिसके अंदर, या तो उसके नीचे बांधें या अपनी जो शेड बांध रखी है उसके नीचे करें, उसमें हवा का क्रॉस होता रहे, वेंटिलेशन होता रहे। सबसे जैसे कई जो कमर्शियल डेयरी तो आजकल कूलर का उपयोग कर रहे हैं, और जो अपने मार्जिनल फार्मर्स हैं जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये एक अपील है कि जैसे हम अपना देसी उपाय, जैसे कि बोरों को खिड़कियों में बांध के उसके ऊपर पानी छिड़काव कर दें, जिससे उनका टेम्परेचर वहाँ पे कम हो और हवा ठंडी उनके पशुओं को लगती है।